अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 to 24। डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, फर्स्ट एडिशन है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 to 24 आज हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट पोलर फॉर्म में, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन जिसको कोशेंट भी बोलते हैं पोलर फॉर्म में, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है। पहले प्रोडक्ट का देख लें। z1 z2, z1 इज योर कम्प्लेक्स नंबर, z2 इज ऑल्सो योर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z1 और z2 की अगर आपने प्रोडक्ट निकालनी है तो आपने कैसे निकालनी है, आपने बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, r1 r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ठीक है, यहाँ पे मुझे थीटा जो है वो पूरा स्पेल के साथ लिखना पड़ना था, इसलिए मैंने थीटा की जगह x डाली है जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस, लेकिन आपने यहाँ पे थीटा ही लिखना है। r1 r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। θ1 एंड θ2 आर योर एंगल्स। θ1 आपके पास एंगल होगा z1 का, सिमिलरली θ2 आपके पास एंगल है z2 का। r1 and r2 you know very well that these are the modulus. r1 is the modulus of z1 and r2 is the modulus of z2। और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन फाइंड करनी पड़ती है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है r1 over r2 cos θ1 minus θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 minus θ2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास है जी राइट डाउन द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ -3 प्लस आयोटा एंड 4 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले आपने इसका मॉडुलस भी निकालना है, इसका आर्गुमेंट भी निकालना है, फिर आपने इसका मॉडुलस भी निकालना है, इसका आर्गुमेंट भी निकालना है। देन वो आपको कह रहा है एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस इन पोलर फॉर्म। अब ये देखो, ये ऊपर वाले ही दोनों लिखे हुए हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है उसने कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को आपने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और इन्हीं दोनों की उसने डिवीजन दी हुई है कि इन दोनों की डिवीजन को आपने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, डिवीजन के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका मॉडुलस भी निकालना है, आर्गुमेंट भी निकालना है। सेकेंड पार्ट का भी मॉडुलस भी निकालना है, आर्गुमेंट भी निकालना है। देन थर्ड पार्ट में आपने इन दोनों की प्रोडक्ट को पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म ये लिख दी है मैंने। इसी तरह इन दोनों की डिवीजन को आपने पोलर फॉर्म में लिखना है, वो उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आयोटा, तो मैंने इसको नाम दे दिया z1 मेरे पास है -√3 प्लस आयोटा। मॉडुलस निकालना है, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि मॉडुलस आप कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो मैंने लिखा है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने यहाँ इमेजिनरी पार्ट लिखना है, आयोटा नहीं डालना। आयोटा आपको ये बता रहा है कि इसके साथ जो नंबर है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं हो रहा, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आपका इमेजिनरी पार्ट 1 है। ये स्क्वायर आपका इस माइनस के साथ भी है और इस स्क्वायर रूट 3 के साथ भी है। आपने ऐसे नहीं करना कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया और -3 लिख दें, नो इट्स रॉन्ग। जब भी नेगेटिव टर्म के ऊपर पावर इवन आ जाए आपका आंसर प्लस में जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3 + 1। 3 + 1 आपको पता है 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यू नो वेरी वेल दैट इट्स 2। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि आपके पास क्वाड्रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, आपको एंगल वहां पे थीटा आप कैसे फाइंड करते हैं। एक दफा हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, आपका इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, देन इट मीन्स यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, देन इट मीन्स यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आपका रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं, देन इट मीन्स यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, देन इट मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपने थीटा निकालना है tan इनवर्स y by x से। इफ योर complex number lies in the second quadrant, then you can find theta by using pi minus tan inverse y by x. Similarly, if you are in third quadrant, then you can find your theta by using pi plus tan inverse y by x. And if your complex number lies in the fourth quadrant, then you can find your theta by using 2 pi minus tan inverse y by x. डिटेल डिस्कशन के लिए आप मेरे लेक्चर नंबर 1 पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 1। उसमें ये जो क्वाड्रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थीटा यहाँ पे पाई माइनस क्यों है, यहाँ पाई बाय 2 प्लस क्यों है, कैसे यूज़ किया, ये लेक्चर नंबर 1 में जो है वो मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो, रियल पार्ट के साथ माइनस है, इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है। रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट प्लस, इट मीन्स योर कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आयोटा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। y इज योर इमेजिनरी पार्ट, x इज योर रियल पार्ट। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, y आपका इमेजिनरी पार्ट है और x जो है वो आपका रियल पार्ट है, ठीक है। अब आप देख लो क्वेश्चन में आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है और रियल पार्ट आपका -√3 है, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 1 ओवर -√3। मॉड ने कीप इट इन माइंड कि मॉड आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। मॉड आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो यहाँ से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर लें, tan इनवर्स 1 ओवर √3 लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि आप 30 को मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। कटिंग हो जाएगी यहाँ से, 31 ज़ा 30, 36 ज़ा 180, तो ये आपके पास बन जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। 30 डिग्री आपके पास इक्वल होता है पाई बाय 6 के। tan इनवर्स 1 ओवर √3 लें कैलकुलेटर पे, आंसर आपके पास आएगा 30। उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम इसको रेडियंस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ आप क्वाड्रेंट्स में जो एंगल पढ़ते हो ना, 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है, ये एक सर्कुलर रोटेशन है, ठीक है। ये एक सर्कुलर रोटेशन है क्वाड्रेंट्स में। क्वाड्रेंट में जब भी आप एंगल फाइंड करते हो, आप हमेशा सर्कुलर मेजरमेंट कर रहे होते हो। तो जब भी आप सर्कल के अंदर मेजरमेंट करते हो, ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं अगर ड्रॉ कर सकूं तो ओके, आई डोंट नो कि यहाँ पे पेंसिल कहाँ से आएगी। आप लोग बस देख लो कि मतलब आप इसको सर्कल बनाओ, ये बन जाएगा सर्कल, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसके, ठीक है। तो सर्कल में जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो आप हमेशा रेडियंस में करते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री जो आएगा उसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट लाजमी करना है। आपके पास पाई बाय 6 आ जाएगा, देन पाई माइनस पाई बाय 6 करें, आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में से कहा था मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। मॉडुलस भी निकाल लिया और हमने आर्गुमेंट भी निकाल लिया, ठीक हो गया। मॉडुलस भी आ गया हमारे पास और आर्गुमेंट भी आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी उसने कहा है कि आपने मॉडुलस भी निकालना है और आपने आर्गुमेंट भी निकालना है। तो देखें जी, मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपका रियल पार्ट भी 4 है, आपका इमेजिनरी पार्ट भी 4 है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 बिकम्स 32, ठीक है। 32 को आप फैक्टर्स बना लें। होप सो कि आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे। 32 है आपके पास,
आई एम ट्राइंग टू help you to find the factors. Okay, so please wait a minute, let me create that table. Okay, I think it's enough. ठीक है, तो 32 है, तो आप देख लें 2 32s are 2 16s are 32. Oh, wait a minute. 2 16s are 32. Then 2 it's quite difficult to write it here. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अगर आप देख सकें तो 2 16s are 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है. ठीक है, तो देखो कितने फैक्टर्स हैं. ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और एक सिंपल 2 बचेगा आपके पास. 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एक सिंपल 2 बचेगा. ठीक है, आपके पास आया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है. ठीक है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है. आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर पे भी है, स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर पे भी है, स्क्वायर रूट इस 2 के ऊपर भी है. तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, आपके पास 2 2s are 4 बचेगा, और ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2. मॉडुलस निकाल लिया. देन आपने थीटा निकालना है. थीटा निकालने के लिए अगेन आपने क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान रखना है. आपका रियल पार्ट भी प्लस में है, आपका इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में है. तो जब आपका रियल भी प्लस में है, आपका इमेजिनरी भी प्लस में, देन इट मीन्स योर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, योर कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आपका थीटा वहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x. सो इसलिए थीटा फाइंड करने के लिए आपने लिखना है tan इनवर्स y बाय x, यानी ये लिख दिया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट IST. ठीक है, ये फर्स्ट के लिए क्वाड्रेंट. सो थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x. आप देख लो, आपका इमेजिनरी पार्ट भी 4, आपका रियल पार्ट भी 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 4. 4 ओवर 4 बिकम्स 1. tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4. ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए जरा. मॉडुलस निकालना था, आर्गुमेंट निकालना था. इसका भी मॉडुलस निकालना था, आर्गुमेंट निकालना था, इसका भी. वी हैव डन विद दिस. आपने r भी फाइंड कर लिया, मीन्स आपने z1 की एब्सोल्यूट भी निकाल ली, मॉडुलस भी निकाल लिया, आपने आर्गुमेंट भी निकाल लिया. यहाँ भी मॉडुलस भी निकाल लिया, आर्गुमेंट भी निकाल लिया. अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकाल ली. ये देखो मल्टीप्लाई किया हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपने पोलर फॉर्म में देना है. तो चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है z1 z2 इज इक्वल टू r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. याद रखना है फॉर्मूला कुछ भी नहीं है. cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है, r आपके मॉडुलस हैं. r1 मॉडुलस है z1 का, r2 मॉडुलस है z2 का. ठीक है, थीटा 1 एंगल है z1 का, थीटा 2 एंगल है z2 का. अब आप सारा कुछ निकाल चुके हैं. ये देखें, ये आपने निकाला है सबसे पहले z1 का मॉडुलस. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि r1 जो है वो मॉडुलस है z1 का. ठीक है, तो z1 का मॉडुलस क्या है 2, तो इसका मतलब आपका r1 क्या है 2. ठीक हो गया. देन ये आपका z1 है ना, इसका आपने एंगल निकाला है, ये 5 बाय 6. z1 का एंगल निकाला तो ये आपका थीटा 1 है. ठीक है, इसी तरह ये आपने z2 का मॉडुलस निकाला है,
मैंने अभी आपको बताया कि R2 जो है वो आपके पास Z2 का मॉडुलस है, ठीक है। R जो है वो बेसिकली मॉडुलस को शो कर रहा होता है ना पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो R2 जो है वो Z2 का मॉडुलस है, वो भी आप निकाल चुके हैं 4√2। देन इसका आपने आर्गुमेंट भी निकाला है, ठीक है, Z2 का निकाला है, इसलिए उसको मैंने θ2 से लिखा है, ये देखें, ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। R1 आपके पास 2 है, R2 आपके पास 4√2 है, θ1 आपके पास 5π/6 है और θ2 आपके पास π/4 है। इसी तरह यहाँ पे θ1 आपके पास अगेन 5π/6 है और θ2 आपके पास π/4 है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8√2 आ गया, 5π/6 प्लस π/4। पहले तो आप 6 और 4 का एलसीएम लें, आपके पास 12 आएगा। एलसीएम कैसे लेना है, ये आपके पास ठीक है, आप करेंगे 2 3 6, 2 2 4, फिर जी 2 अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, सो आपने परेशान नहीं होना। लेट मी टेल यू। ओके, ज़रा समझने की 1 मिनट। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम निकालना था। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक है। एंड देन 3 1 3, समझ रहे हैं ना। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3। तो ये आपके पास 2 2 4, 4 3 12 एलसीएम आया। 6 और 4 का एलसीएम आपके पास 12 आया, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है 12 और होप्स हो कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। क्या करते होते हैं, जो एलसीएम आता है ना उससे आप अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आप अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बता रही हूँ आपको एलसीएम के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। जो एलसीएम आया 12 आया ना, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, और 5 पहले से लिखा हुआ है। 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, और 5 2 10 पाई बन जाएगा। 4 1 4, 4 3 12, ठीक है, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आपके पास 3 पाई बन जाएगा। 12 कट जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 3 बचेगा और पाई पहले से मौजूद है, तो यहाँ 3 पाई बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 6 1 6, 6 2 12, 12 कट गया, यहाँ 2 रह गया, तो 2 5 10 पाई प्लस 3 पाई, ये आपके पास 13 पाई बनेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13 पाई बाय 12। देन आपने चेक कर लेना है कि 13 पाई बाय 12 आपका आता है रेंज में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। सो अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसको बताती चलूँ कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। देखें, आप निकालते हैं एंगल थीटा, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का एंगल। जी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट का मतलब है एंगल, तो आर्गुमेंट ऑफ जी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर का एंगल। इसको हम कहते हैं थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है -180 से 180 के दरमियान, -180 से 180 के दरमियान, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन है ना, ये बता रही है कि 180 खुद भी शामिल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है आपके पास, -180 से 180 के दरमियान, लेकिन इसमें अगर 180 भी आ जाए
तो वो शामिल है इसी के अंदर, ठीक है। -180 शामिल नहीं है क्योंकि आप देखो यहाँ लाइन नहीं लगी हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका आर्गुमेंट ऑफ z जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो -180 से 180 के दरमियान होता है, ठीक है। इन केस अगर आपके पास आंसर जो थीटा आ रहा है वो -180 से 180 के दरमियान नहीं आ रहा, तो फिर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने की ज़रूरत है। अगर तो आपका आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आपका थीटा -180 और 180 के दरमियान आ रहा है तो वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है, ठीक है। वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका रेंज करता है -180 से 180 के दरमियान। अगर उसके दरमियान आ रहा है देन इट्स ओके, अगर उसके दरमियान नहीं आ रहा तो फिर दो चीज़ें हैं, या तो 180 से बड़ा होगा या -180 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 180 से बड़ा है, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, अगर आपका एंगल 180 से, पाई का मतलब है 180 से बड़ा है तो आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z में से 2 पाई माइनस कर देना है। आर्गुमेंट ऑफ z मतलब आपका थीटा, जो थीटा निकला उसमें से आप 2 पाई माइनस कर दो, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल आएगा। अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आपका थीटा -180 से छोटा आ रहा है तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना है, आपने आर्गुमेंट ऑफ z में 2 पाई प्लस कर देना है। अगेन मैं बता दूं आर्गुमेंट ऑफ z इज योर थीटा, आपने थीटा में 2 पाई प्लस करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो 13 पाई बाय 12 था, आप देखो 13 पाई का मतलब है 180 और नीचे आपके पास 12 है, ठीक है। आप इसकी कटिंग कर लो, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 और 180 की मैं कटिंग करने लगी हूँ, ठीक है। 6 के टेबल पे कर लें, 6 30 और 180, 6 2 12। अगेन आप 2 और 30 की कटिंग कर लो तो 2 15 और 30 होता है, सॉरी 13 और 15 को मल्टीप्लाई करें ये आता है 195। अब देखो ये 180 से बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया है, तो अगर आपका 180 से बड़ा हो जाएगा तो आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालना है, अपने आर्गुमेंट में से यानी अपने थीटा में से 2 पाई माइनस कर दें, ठीक है। तो ये मेरा थीटा है, थीटा ही है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये आपका थीटा ही है, ठीक है। थीटा में से आपने क्या करना है, अपना 2 पाई माइनस कर देना। ये देखो आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, आपका थीटा है, थीटा में से आपने 2 पाई माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है 13 पाई बाय 12 माइनस 2 पाई, ठीक है। एलसीएम आपको पता है आपके पास 12 आ जाएगा। अगेन आप 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 12 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 13 पाई माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होना, नीचे कुछ है ही नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 2 24 पाई, ठीक है। और एलसीएम आपके पास 12 है तो 13 पाई माइनस 24 पाई करें, आपके पास -11 पाई बाय 12 आएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप देखिए मॉडुलस निकालना था, निकाल लिया, आर्गुमेंट निकालना था, निकाल लिया, मॉडुलस निकालना था, निकाल लिया, आर्गुमेंट निकालना था, निकाल लिया, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को पोलर फॉर्म में लिखना था, लिख लिया, ये थी पोलर फॉर्म, ठीक है। आपके पास θ1 भी था, θ2 भी था, वैल्यूज लगा दी, θ1 भी था, θ2 भी था, वैल्यूज लगा दी, R1 भी था, R2 भी था, वैल्यूज पुट किए और बस प्लस माइनस किए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। ये -√3+1 आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, 4 + 4 आयोटा आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन का फॉर्मूला भी आपके पास मौजूद है, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपके पास है जी z1/z2 = r1/r2 इंटू कॉस θ1 - θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 - θ2। अगेन R1 भी आपका सेम है क्योंकि वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। R2 भी आपका सेम है।
थीटा 1 आपने पहले भी देखा है 5 पाई बाय 6 था और थीटा 2 आपके पास पाई बाय 4 था। अब फिर देख लें, ये लें जी, ये आपका थीटा 1 है 5 पाई बाय 6, ये आपका थीटा 2 है पाई बाय 4। ठीक है, पहले सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जब की तब हमने इनको ऐड किया, अब जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपने बस इनको माइनस करना है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। 6 और 4 का आप एलसीएम भी देख चुके हैं, 12 है। ठीक है, 12 से जब आपने इधर मल्टीप्लाई किया और 12 से आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे यहाँ 10 पाई बचेगा, यहाँ 3 पाई बचेगा। 10 पाई माइनस 3 पाई का आपके पास आ जाएगा 7 पाई। ठीक है, सेम आपके पास इसी तरह यहाँ पे भी है। उसके बाद आप चेक कर लें 7 पाई बाय 12 को कि ये -180 to 180 की रेंज में आता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपको यहाँ पे 2 पाई फिर माइनस करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक, देखिए आपके पास है 7, ठीक है, पाई की जगह पे आपने लगाना है 180 और डिवाइड में आपके पास है 12। कटिंग कर दें 180 और 12 की, 6 के टेबल पे कर लें, 6 30 आर 6 2 12। ठीक है, फिर कटिंग कर लें 30 और 2 की, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और 15 7 आर आई थिंक सो 105 होता है। ठीक है, तो ये 180 से नीचे नीचे ही है, -180 to 180 के इन बिटवीन आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 पाई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18 to 19। आपने क्या करना है, राइट द कम्प्लेक्स नंबर्स whose पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पोलर फॉर्म दी हुई है, आपने क्या करना है, उसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने कम्प्लेक्स नंबर को लिखना है a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। पहले आपको दिया होता था जैसे 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये जो 3 माइनस 2 आयोटा ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखा हुआ है। इसको आप पोलर फॉर्म में कर रहे थे। पोलर फॉर्म में कैसे कर रहे थे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब वो कह रहा है पोलर फॉर्म में आपको दे दिया है, आप a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। cos पाई बाय 4 है, आपको पता है कि पाई बाय 4 आपका 45 डिग्री होता है। ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ें, cos 45 लें, आपके पास आ जाएगा 1/√2। साइन 45 लें, आपके पास आ जाएगा 1/√2। ठीक है, √2 इसके नीचे भी है, √2 इसके नीचे भी है, एक दफ़ा नीचे लिख लें √2, ऊपर आपके पास है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, √2 से कट गया, आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर 19 पे आ जाए। पार्ट नंबर 19 है 6 cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 आपका 270 डिग्री होता है। अगर किसी को नहीं पता चलता वो पाई की जगह 180 लगाए और इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। ठीक है, cos 270 कैलकुलेटर पकड़ें, आपके पास आंसर आएगा 0। साइन 270 आपके पास आएगा -1। ठीक है, देखो अब देखो ज़रा, 6 लिखा हुआ है बाय, cos 270 लिया 0, फिर आगे प्लस है आयोटा है, साइन 270 लिया, आपके पास आ जाएगा -1। देख लो, cos 270 की जगह 0 आ गया, प्लस आयोटा एज इट इज, साइन 3 पाई बाय 2 की जगह -1 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 जार आयोटा, तो 0 माइनस आयोटा आया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 6 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20 to 22। राइट द कम्प्लेक्स नंबर्स हुज पोलर फॉर्म इज गिवन। अगेन वो कह रहा है पोलर फॉर्म गिवन है, राइट करना है आपने कम्प्लेक्स नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, आपका R4 है, आपका आर्गुमेंट -5 पाई बाई 3 है। ठीक है, आर्गुमेंट आपका -5 पाई बाई 3 है। अब आप देख लो क्या ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, कैसे देखेंगे, -5 है, पाई की जगह लगा दें 180 और डिवाइड में 3 है। ठीक है,
कटिंग कर लें, 3 और 180 की कटिंग करें, आपके पास आ जाएगा 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा -300। ठीक है, ये -180 और 180 की रेंज में नहीं है, -180 और 180 की रेंज में नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ये देखो दो तरीके हैं। अगर आंसर 180 डिग्री से बड़ा है तो आप 2 पाई माइनस कर लें उसमें से। अगर आंसर 180 डिग्री से छोटा है, आर्गुमेंट ऑफ जी यानी कि आपका थीटा 180 माइनस 180 डिग्री से अगर छोटा है तो आप उसमें 2 पाई प्लस कर लें। ठीक है, आप देख सकते हो ये -300 है, ये -180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, -180 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे आपके पास आना है कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जी जिसको आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास आना है स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है, आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जी यानी कि आपका थीटा उसने दिया हुआ है -5π/3। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये -180 और 180 की रेंज में नहीं आ रहा, तो इसको -180 और 180 की रेंज में अगर नहीं आ रहा हो तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना पड़ता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के दो फार्मूलाज हैं। अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जी यानी कि आपका थीटा 180 से बड़ा आ रहा है तो आपने उसमें से 2 पाई माइनस कर देना है, और अगर -180 से छोटा आ रहा है तो आपने उसमें 2 पाई प्लस कर देना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो आपका आर्गुमेंट आपका -180 से छोटा आ रहा है तो मैंने उसमें 2 पाई प्लस कर दिया। ठीक है, आर्गुमेंट मेरे पास है -5π/3 प्लस 2 पाई, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा π/3। दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है? अभी हमने कुछ नहीं किया, ये आर था हमारा, ये थीटा था। ठीक है, थीटा हमारा जो है वो यहाँ पे भी स्मॉल ए आना है। ठीक है, ये आर है, ये हमारा थीटा। ठीक हो गया, थीटा हमारा जो है वो -180 और 180 के दरमियान नहीं आ रहा था तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना पड़ा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपको पता है पोलर फॉर्म आपके पास होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर आपने देख लिया, आपको गिवन है, ये देखो गिवन है, आर आपके पास 4 है। ठीक है, और थीटा आपने यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लगाना है, वो आपका π/3 है। इधर भी π/3 लगा दिया, इधर भी π/3 लगा दिया। कॉस π/3 कैलकुलेटर पे लें, π/3 का मतलब है 60 डिग्री। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पाई की जगह 180 लगा लो, पाई की जगह 180 लगा लो और देखो आपके पास 60 बनेगा। ठीक है, 3 और 180 की कटिंग हो जाएगी, 60 बनेगा। कॉस 60 आपके पास है 1/2। सिमिलरली साइन 60 आपके पास है √3/2। अगेन 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, एक दफ़ा लिख लें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 + √3 आयोटा। ये 2 इस 4 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 + 2 √3 आयोटा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया कम्प्लेक्स नंबर को इस शक्ल में, इस फॉर्म में लिखना था ना। तो देखो आंसर आपका इसी फॉर्म में आया है, ए आपका 2 आ रहा है और बी आपका 2 √3 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। आर अगेन आपके पास 4 है, थीटा आपका π/6 है, आर्गुमेंट ऑफ जी आपका π/6 है। π/6 का मतलब है 30 डिग्री, तो ये -180 और 180 के दरमियान में आ रहा है, इसलिए आपका यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। ठीक है, अब आपने ये जो ऊपर सारा काम किया है ना, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और आपका जो आर्गुमेंट है वो दोनों सेम है, तो देयर इज़ नो नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर आपके पास 4 है, थीटा आपके पास π/6 है, थीटा आपके पास π/6 है। कैलकुलेटर पकड़ें, कॉस π/6 लें, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, आपके पास आ जाएगा √3/2।
मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर किसी को नहीं पता कि ये 30 डिग्री कैसे आता है, तो पाई की जगह 180 लगा लो, पाई की जगह 180 लगा लो, पाई की जगह 180 लगा लिया, और नीचे आपके पास है 6, कटिंग कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 30 ज़ा, ठीक है। तो पाई बाय 6 आपके पास 30 डिग्री होता है। कॉस 30 ले लो, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। साइन 30 ले लो, आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगेन 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, 2 आप एक दफ़ा लिखेंगे, वो 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास R2 है और आपका आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका -180 और 180 के दरमियान होता है, ठीक है। तो आपको अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका थीटा जो है वो ऑलरेडी -180 और 180 के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब आपका आर्गुमेंट ऑफ z और आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z दोनों सेम है, ठीक हो गया। आपने बस लिखना है, पोलर फॉर्म दी हुई है ना, ये r दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो पोलर फॉर्म होती क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की जगह 2 लगाया, थीटा की जगह पाई बाय 3 लगाया, इसको सॉल्व कर लो। cos 60 डिग्री आपके पास है 1/2, साइन 60 डिग्री आपके पास है स्क्वायर रूट 3/2। 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, एक दफ़ा आप 2 लिख लें, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23 और 24। वो कह रहा है आपने z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करनी है, उनकी डिवीजन भी फाइंड करनी है, ठीक है। z1 भी दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 17 में देखा है कि z1 z2 का फॉर्मूला आपके पास है r1 r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, ठीक है। r1 आपका ये है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। पोलर फॉर्म क्या होती है, यहाँ होता है r, आगे आपके पास होता है cos थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही है ना। तो आपके पास देखो r की जगह लिखा हुआ है 2 और थीटा की जगह लिखा हुआ है पाई बाई 8, थीटा की जगह लिखा हुआ है पाई बाई 8। तो इसका मतलब आपका r2 है और आपका थीटा जो है वो पाई बाई 8 है। किसके लिए, z1 के लिए। इसका मतलब आपका r1 2 है, आपका थीटा 1 पाई बाई 8 है, ठीक है। और z2 के लिए देखो r4 लिखा हुआ है और थीटा आपके पास लिखा हुआ है 3 पाई बाई 8। इसका मतलब आपका r2 4 है, आपका थीटा 2 3 पाई बाई 8 है। दो एंगल्स है ना, एक एंगल पाई बाई 8 है, एक एंगल 3 पाई बाई 8 है। दो r है, एक r आपका 2 है, एक r आपका 4 है, ठीक है। मैंने बस यहाँ वैल्यूज पुट की, 2 4 थीटा 1 पाई बाई 8, थीटा 2 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 इसके नीचे भी है, 8 इसके नीचे भी है, 8 आ जाएगा नीचे, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, इसी तरह यहाँ पे लिख दिया, काट दो, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, ये भी बन जाएगा पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, पाई का मतलब है 180, ठीक है, नीचे 2 है, 2 1 ज़ा 2 2 90 ज़ा 180 होता है, कॉस 90 लो आंसर 0, साइन 90 लो आंसर 1, ठीक है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने निकालनी है प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 24 में भी। ये आपका r1, ये r2, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये r1, ये r2। मैंने r1 की प्लेस पे लिख दिया स्क्वायर रूट 2, r2 की प्लेस पे लिख दिया स्क्वायर रूट 3, थीटा 1 की प्लेस पे लिख दिया पाई बाय 4, थीटा 2 की प्लेस पे लिख दिया पाई बाय 12। 12 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, जो एलसीएम आएगा उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 12 12 से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा पाई, ठीक है। यहाँ पे कटिंग करो, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12,
यहाँ पे 12 4 के साथ कट के आपके पास 3 बचेगा, तो देखो यहाँ पे बचेगा 3 पाई प्लस ये 12 तो 12 से कट गया, यहाँ क्या बचा पाई, तो 3 पाई प्लस पाई आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाई 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 इज जो 60 डिग्री, कॉस 60 लेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2, साइन 60 लेंगे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और बाहर आपके पास था स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, एक ही स्क्वायर रूट में कर दिया, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 6/2, स्क्वायर रूट 6 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 3 जार 18 और नीचे आपके पास है 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें क्या करना है, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। कैसे लिखूं, नीचे तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो अगर नीचे मैं लिख दूं 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वापस 2 आ जाएगा ना, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ। मैंने इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर करना है, इसके ऊपर मैं खुद से स्क्वायर रूट तो नहीं लगा सकती, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर भी लगा लूँ तो फिर मेरी असल वाली रकम पे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, क्योंकि ये इससे कट के वापस 2 ही बनना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 6 और नीचे लिख दिया 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। अब मैंने इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लिया, ठीक है। अब आप कटिंग कर दो, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2। 18 का आप ले लो एलसीएम या उसको कर लो फैक्टराइज, देखिए जी 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ रहा है और 2 सिंपल आ रहा है, ठीक है। आपके पास 3 का स्क्वायर आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर और साथ 2 आ रहा है, ठीक है। और ये ऊपर स्क्वायर रूट है, जब आप 3 का स्क्वायर डालोगे और 2 डालोगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट है वो 3 के स्क्वायर पे भी है, वो 2 पे भी है, अलग अलग कर लो, स्क्वायर रूट डालो 3 के स्क्वायर पे भी, स्क्वायर रूट डालो 2 पे भी, 3 का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास 3 बचेगा और जो स्क्वायर रूट 2 बाकी बचेगा वो एज इट इज, ठीक है। और नीचे आपके पास 2 है अगेन। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, एक स्क्वायर रूट में करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लगाएंगे ऊपर स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ लगाया ना वैसे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ 4 बना है तो यहाँ नीचे भी क्या बन जाएगा 4, स्क्वायर रूट 2/4 बनेगा, वो कट के आपके पास नीचे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जो तो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, फिजिक्स के, आई थिंक उनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी किसी को डिफ़िकल्ट लगती है तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इट्स क्वाइट इनफ, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना स्क्वायर रूट का साइन मेरे लिए डालना मुश्किल है, वरना मैं आपको बता देती सॉल्व करके कि ये ऐसे नीचे स्क्वायर रूट 2 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन मैं कैसे लगाऊँ, आई डोंट नो वेयर आई हैव टू गो टू पेंसिल, ठीक है। इसलिए मैंने ज़ुबानी बता दिया। आप इसको थोड़ा सा बैक करके अगर वीडियो को सुनेंगे ना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे लिख के देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता देन लीव इट, ठीक है। आप यहाँ तक कर लो, इट्स ओके। क्वेश्चन में उसने 2 चीज़ें कही थी, उसने कहा था z1 z2 भी निकालना है, z1/z2 भी निकालना है, ठीक है। z1 z2 निकाल लिया, अब आप z1/z2 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने बताया फॉर्मूला आपके पास
Z1 ओवर Z2 निकालने का, R1 ओवर R2 कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास θ1 भी है θ2 भी है, आपके पास R1 भी है R2 भी है। आपने ये नहीं कहना ये हम कहाँ से लिखें, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ये R1 है ये R2 है, ये θ1 है ये θ2 है। आपने सिर्फ अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, कर दी। ये भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में है, मैंने एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, आप जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। 12 से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 1 जार 4 4 3 जार 12। ठीक है, ये 12 कट जाएगा 4 से, यहाँ 3 बचेगा। तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय पाई आपके पास आ जाएगा 3 पाई। ठीक है, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई और नीचे 12। ठीक है, एलसीएम 12 है ना, उसने तो नीचे रहना ही है। ठीक है, इसके नीचे जो 12 लिखा हुआ है वो वैसे ही है। आपने क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी कर लें, जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करके जो बचता है उसको लिख लें, फिर सॉल्व कर लें। 3 पाई माइनस पाई आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 12। 2 1 जार 2 2 6 जार 12, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री। मैं यहाँ आप लोगों को लिख ही देती हूँ, ये देखो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, अब नहीं भूलना। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 6 है यानी कि कॉस 30 लेना है। कॉस 30 कैलकुलेटर पे लें स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 30 लें 1 ओवर 2। 2 इसके नीचे भी है 2 इसके नीचे भी है, 2 एलसीएम आ गया। जब आप 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 भी कट जाएगा ये 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 इसने मल्टीप्लाई होना है इस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के साथ भी और इस आयोटा ओवर 2 के साथ भी। समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट 3 के साथ भी है, ये 2 इस आयोटा के साथ भी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है और आयोटा ओवर 2 है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 जो है उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो देखो मल्टीप्लाई किया है, ये स्क्वायर रूट 3 से कट गया, आपके पास आया स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आया। जब भी आपके पास एक टर्म पे स्क्वायर रूट हो दूसरी पे ना हो और दोनों टर्म सेम हो, जब भी एक टर्म पे स्क्वायर रूट हो दूसरी पे ना हो और दोनों टर्म सेम हो तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट 2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट डालना है, स्क्वायर रूट डालना है। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। ऑलराइट, नीचे आपके पास बनेगा 2 और स्क्वायर रूट 2 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट है ना इसके ऊपर, तो ये ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले ने नीचे वाले से करके देखना, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी लगती है यू कैन लीव इट हियर। इसी तरह ये भी देखो, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये खाली 2 है, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर लो। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी।
मेरे पास यहाँ पे पेंसिल अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं स्क्वायर रूट आपको लगा देती। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा 2। ठीक है, नीचे देखो ये 2 लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो नीचे मेरे पास बनेगा 2, ये वाला 2, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। ठीक है, ये वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऊपर सिर्फ आयोटा बचेगा। होप सो कि अब आपको समझ लग गई होगी। नहीं अगर आ रही समझ अदर सिंप्लीफिकेशंस की, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दें। ठीक है, देन यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 में हमने z1 मल्टीप्लाई बाय z2 फाइंड कर लिया, लेकिन हम भूल गए z1 ओवर z2 फाइंड करना। ठीक है, 2 चीज़ें निकालनी थी। अब आप देख लें गौर से, r1 2 r2 4 कहाँ से आया नहीं कहना, ये r1 है, ये r2 है, ये θ1 है, ये θ2 है। ठीक है, यहाँ आप वैल्यूज लगा दिए, सिर्फ r1 2 था, r2 4 था, θ1 π/8 है, θ2 3 π/8 है। ठीक है, 3 पाई में से पाई माइनस किया 2 पाई आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ा था तो यहाँ माइनस आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आपके पास बचेगा π/4। ठीक है, कॉस के अंदर माइनस हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने क्या कह दिया, देखो आपके पास अगर लिखा हुआ है ना कॉस माइनस एक्स, तो ये आपके पास बराबर होता है कॉस एक्स के। ठीक है, आप कैलकुलेटर लें और कॉस माइनस 180 निकालें। ठीक है, फिर आप कैलकुलेटर लें और आप कॉस 180 निकालें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, दोनों सूरतों में आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो कॉस के अंदर माइनस जो है वो अफेक्ट नहीं करता। कॉस अगर माइनस एक्स है तो वो बराबर है कॉस एक्स के, यानी कि आप माइनस हटा के लिख सकते हैं। ठीक है, π/4 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, π/4 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन साइन में माइनस का अफेक्ट होता है। आप कैलकुलेटर पकड़ो, साइन 90 लो, आंसर 1 आएगा, साइन -90 लो, आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो साइन में माइनस अफेक्ट करता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, आयोटा साइन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आपके पास आ गया π/4। कॉस π/4 यानी कि 45 डिग्री, वो आपके पास होता है 1/√2। साइन 45 भी आपके पास होता है 1/√2। अगर आप यहाँ 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर आप सिंपली आयोटा लिखना चाहते हैं तो ये ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि आयोटा के साथ नंबर अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर है। एंड दैट्स ऑल, योर एक्सरसाइज 1.2 इज वाइंड अप नाउ। होप सो कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। इफ़ यू फील एनी क्यूरी प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हेयर टू रिप्लाई। ओके, अगर आपको वीडियो की समझ लगी हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इट्स नॉट नेसेसरी इफ़ यू डोंट एंजॉय माई वीडियो, अगर आपको नहीं अच्छी लगी, यू डोंट लाइक, देन इट्स ओके। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।